हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी कुशल मंगल होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का पॉलिटी की भारत की राज्य व्यवस्था के सेशन में स्वागत करता हूं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अवधूत नगरी इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा इंट्रो। अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर आप किसी भी प्रकार की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो या शिकायत हो तो आप हमें दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हम हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और एडमिशन के दौरान या रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए हुए रेफरेंस कोड का यूज करके आप फीस डिस्काउंट भी पा सकते हैं। हमारी क्लासेस को youtube.com पर भी लाइव देखा जा सकता है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन चैप्टर नंबर 5 संघ व इसका क्षेत्र। याद रखें, लक्ष्मीकांत की बुक से हमारा कंटिन्यू चल रहा है। 4 चैप्टर इसके हो चुके हैं। आज 5वां चैप्टर है संघ व इसका क्षेत्र, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। संघ व इसका क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इंक्लूड होते हैं, जो एक्चुअली संघ और इसका क्षेत्र है। इसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक की बात की गई है, तो उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज। आर्टिकल 1, सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या कहता है आपको? आर्टिकल 1 कहता है कि मतलब इंडिया, जो कि मतलब यानी भारत है, तो वो राज्यों के समूह जो है वो नहीं होगा। राज्यों के समूह की बजाय क्या होगा? वो राज्यों का संघ होगा। याद रखना, राज्यों का समूह नहीं कहा जा रहा है, राज्यों का संघ कहा जा रहा है। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान देना। और दो बातों की ये चीज स्पष्ट और कर रही है, एक तो देश का नाम और दूसरा राज पद्धति। पद्धति मतलब तरीका, राज पद्धति का प्रकार। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को एक्चुअली 3 भाग में बांट सकते हैं हम। एक तो राज्य का क्षेत्र, एक संघ का क्षेत्र और एक ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार मतलब कभी भी अधिग्रहित कर सकती है, उसे अपने कब्जे में ले सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 के अनुसार कितने भागों में बांट सकते हैं हम? 3 भागों में। याद रखना इस चीज को। और राज्यों के संदर्भ में अगर बात करें तो सब संविधान के उपबंध में जो उपबंध है मतलब संविधान के, वो सभी राज्यों पर बराबर लागू होते हैं। ठीक है, और कुछ राज्य के लिए वैसे अलग से उपबंध है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर उपबंध के मतलब यानी कि इनके लिए थोड़े से अलग उपबंध की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 2 जो है वो ये कहता है कि इसमें संसद को यह शक्ति दी है कि मतलब यानी कि किसी शर्त पर, जो भी वो शर्त ठीक समझे, उसके द्वारा वह नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है, भारत में मिला सकता है। और इसके तहत संसद को 2 शक्ति मिली है, एक तो नए राज्यों को भारत में मिलाने की और एक नए राज्यों को गठन करने की। नया राज्य मतलब बना भी सकता है, नए राज्य को मिला तो सकता ही है लेकिन बना भी सकता है, ये चीज। आर्टिकल 3 जो है वो ये कहता है कि भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य में मतलब यानी कि ये तो एक तरह से हो गया विदेशी मामले से संबंधित, ये मान लीजिए। और ये भारत के किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र को बढ़ाना, नाम चेंज करना, अलग राज्य बनाना, ठीक है, ये सारे काम क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। ठीक है, ये संसद को ये शक्ति दिया जाता है कि वह किसी भी राज्य को, क्षेत्र को अलग कर नया राज्य बना सकता है, नया राज्य मिलाकर बना सकता है, क्षेत्र को बढ़ा सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को, ठीक है, परिवर्तन कर सकता है, सीमा को, बॉर्डर को और नाम को भी बदल सकता है। ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम आर्टिकल 4 की तरफ, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 है और जो अनुच्छेद 3 है, मतलब आर्टिकल 2 और जो 3 है, उसमें क्या है? मतलब किसी भी विधि में जो पहली अनुसूची और जो चौथी अनुसूची है, उनके संशोधन के लिए ऐसे उपबंध होंगे जो विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक होगा। याद रखना इस चीज को। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है, मान लीजिए कोई मतलब इस प्रकार की विधि अनुच्छेद, जो ये विधि अनुच्छेद है बताया गया है ऊपर, अगर इस प्रकार में कोई संशोधन होता है मतलब यानी कि, ठीक है, किसी जो कोई अमेंडमेंट होता है, तो उस अमेंडमेंट को 368 के तहत नहीं माना जाएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो देखिए मतलब यानी कि आर्टिकल 4 जो है, या आर्टिकल पहले तो 3 बता देता हूं। ठीक है,
आर्टिकल 3 तो आपका ये कहता है कि संविधान संसद को अधिकार देता है कि नए राज्य बना सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है और नाम बदल सकता है। ठीक है, सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है, बॉर्डर को मतलब, और उसके लिए मतलब यानी कि और दूसरे शब्दों में बात की जाए तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक मानचित्र भी बदल सकता है वो। भारत के राजनीतिक मानचित्र को भी बदल सकता है, उसका फिर से निर्धारण कर सकता है। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि अगर मान लीजिए राजनीतिक चित्र बदल रहा है, राज्यों की सीमा बदल रहा है, ठीक है, नाम बदल रहा है, तो जो संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी की बात है ना, वो यहाँ नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद यहाँ पे राज्य का नाम वाम सीमा मीमा सब परिवर्तन हो रहा है, तो उसके अस्तित्व की कोई गारंटी संसद द्वारा, संविधान द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है, और भारत मतलब ये कि इसी तरह भारत को सही कहा गया कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, मतलब राज्य विभक्त राज्य मतलब बटे हुए राज्य है, लेकिन अविभाज्य संघ है, इसके संघ को अविभाजित मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता, ये चीज बताया गया है। तो यहां पर जो है संघ सरकार जो है राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार जो है संघ को समाप्त नहीं कर सकती। ये चीज देखो मैंने क्या कहा है, जो मतलब यानी कि संघ सरकार है वो राज्य को समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार जो है वो संघ को समाप्त नहीं कर सकती। ऐसे एक अमेरिका में जो है क्षेत्रीय एकता की गारंटी दी गई है, यहाँ पे नहीं दी गई जैसे मैंने बताया, लेकिन वहां पर क्षेत्रीय एकता की गारंटी दी गई, क्योंकि अगर एक क्षेत्रीय बदलाव करना है तो पहले राज्यों की जो सहमति होगी वो आवश्यक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब जैसे कि आर्टिकल 4 मैंने बता दिया आपको, तो 4 भी बता दिया, 3 भी बता दिया, तो अब एक बात उठ के आती है कि क्या मतलब है, नहीं कि जैसे कि ये देखिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपको लिख रखा है ये, ठीक है, संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राजस्व की अस्तित्व की गारंटी क्यों नहीं दी गई है, और एक संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र किसी अन्य को दे दे, मतलब क्या ये संसद को ये अधिकार है? तो ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, देखिए एक्चुअली है क्या, अब मैं आपको बता देता हूं। मतलब बात की जाए तो यही पर्सन जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन 1960 में, ठीक है, जब राष्ट्रपति द्वारा पूछा गया था इसके संदर्भ में, तब केंद्र सरकार के एक निर्णय था बेरूबाड़ी संघ का। बेरूबाड़ी संघ वाला मामला मैं पिछले चैप्टर में आपको बता चुका हूं क्या है। ठीक है, तो वही बेरूबाड़ी संघ वाला जो मामला था, ठीक है, उसमें मतलब यानी कि राष्ट्रपति के संदर्भ में ये फैसला भी लिया गया था, और उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कह दिया था कि जो संसद है ना, वो 70 राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने का नहीं है, मतलब उसका हकदार नहीं है वो, भारतीय क्षेत्र को अन्य देशों को नहीं दिया जा सकता। और उसने साफ साफ कह दिया था कि मान लो अगर इसमें कोई संशोधन किया जाता है तो वो 367 के तहत नहीं माना जाएगा, ये चीज मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 4 और 3 दोनों मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, दोनों आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले स्लाइड जो है, इसमें दो चीजें निकल के सामने आती है। जब ये चीजें हुई तो दो चीजें, एक तो 1969 में फिर उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दे दी कि भारत और जो अन्य देश के बीच अगर सीमा निर्धारण होता है तो उसमें किसी संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो अभी मैं आपको बता रहा था। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2015 को। ठीक है, आपको पता है 2015 को 100वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है, और उसमें यह अधिनियम कर दिया, मतलब ये लागू किया कि भारत जो है ना कुछ भूमि भाग का अधिग्रहण करेगा और बल्कि कुछ भाग को बांग्लादेश को दे देगा। ठीक है, और इसी संशोधन के तहत जो ये बांग्लादेश को देने वाली बात चल रही है, इसी के तहत हुआ क्या, भारत ने 111 विदेशी क्षेत्रों को बांग्लादेश को दे दिया, और जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को, ये भारत नहीं है गाइस, ये भारत आएगा, भारत को हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार से मतलब इन्हीं के दोनों के बीच में ये क्षेत्रों का जो हुआ, 111 विदेशी अंतः क्षेत्र तो बांग्लादेश के हो गए और 51 अंतः क्षेत्र जो है वो भारत के हो गए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बात की जाए तो बांग्लादेश और भारत में काफी समझौते हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इन्हीं सब के तहत आर्टिकल्स के तहत ही है। भारत और बांग्लादेश के लगभग अगर सीमा की बात करें तो 4097 किलोमीटर इनका बॉर्डर एरिया है। ठीक है, जिसका निर्धारण जो हुआ था 1947 के रेड क्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था, लेकिन रेड क्लिफ में कुछ कमियां थी और उन कमियों के समाधान के लिए 1950 में बगे अवार्ड के अनुसार उनका संशोधन हुआ। ठीक है, लेकिन
फिर भी वो पूरा नहीं हुआ, तो 1958 में नून समझौते के द्वारा इसे पूरा सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। फिर हुआ क्या, 1974 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा से संबंधित समझौता हुआ, और जब ये समझौता हुआ तो उसमें पूरी कामयाबी नहीं मिली, और इसी समझौते के तहत 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इसे फिर हल करने की कोशिश की गई। तो ये इस प्रकार से कुछ समझौते हुए थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला पेज, अगला पेज क्या कहता है, देखिए जब अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि, एक मिनट गाइज, हाँ ठीक है, 1950 का जो हमारा संविधान था, ठीक है, उसी समय हुआ क्या, जब संविधान की बात आई तो उस समय 3 राज्य थे, एक तो हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक कश्मीर, भारत में ये क्या किए गए, शामिल कर लिए गए, ठीक है। और जब शामिल कर लिया तो भारतीय संघ ने राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया, एक तो कै, एक कै और गै और एक घै। अब देखिए पहले तो ये हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की बात आपको मैं बता देता हूँ, सुनना थोड़ा ध्यान से। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत आपको पता है भारत के 2 हिस्से हो गए, एक तो था हमारा इंडिया और एक क्या था, पाकिस्तान, ठीक है, एक क्या था हमारा, पाकिस्तान। तो इंडिया और जो पाकिस्तान है, दोनों का अपना अपना अलग संविधान था। तो उस समय जो देसी रियासतें थी ना, उन्हें विकल्प दिए गए, या तो भाई तुम भारत में शामिल हो जाओ, मतलब इंडिया के साथ हो जाओ, या फिर पाकिस्तान के साथ हो जाओ, नहीं तो तुम क्या करो, अपना अलग रह लो, स्वतंत्र रह लो। तो देखो उस समय बात की जाए तो टोटल जो थे 552 देसी रियासतें थी, कितने, 552 देसी रियासतें थी, ठीक है। और उस 552 में से 549, 549 तो मिल गए भाई भारत में, 549 तो भारत में मिल गए, बच कितने गए, 3, और वो 3 कौन से, यही हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। लो भाई, तो फिर सोचा गया, हुआ क्या, पाकिस्तान भी सोच रहा था इन्हें हम अपनी तरफ कर लें, ठीक है, लेकिन भारत भी चाह रहा था कि ये जो देसी रियासत है ये उनमें शामिल हो जाए। तो शुरू में तो इन्होंने इनकार कर दिया, इन तीनों राज्यों ने शुरू में इनकार कर दिया, कहा कि नहीं भाई हम तो अपना खुद ही रहेंगे अकेले और हमें किसी के साथ नहीं होना है। तो कहा भारत ने ठीक है भाई। जूना हैदराबाद को तो भाई क्या किया इसने, जो हैदराबाद है उसे तो मतलब बात की जाए तो जैसे पुलिस बल, यहां पर पुलिस वुलिस फोर्स फोर्स भेज दिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और जूनागढ़ पर क्या हुआ, पाकिस्तान वालों ने अपनी एक टुकड़ी भेज दी, कहा कि भाई इसे अपने जल्दी से कब्जे में ले ले, उन्होंने तो हैदराबाद ले लिया, अब जूनागढ़ को हम ले लें। तो उन्होंने अपनी एक टुकड़ी भेज दी, ठीक है, सॉरी एक मिनट गाइस, उल्टा बोल दिया। हैदराबाद पर पाकिस्तान वालों ने एक टुकड़ी भेज दी पहले, सोचा कि इसे अपने कब्जे में ले लें इन तीनों को धीरे, तो उन्होंने हैदराबाद पर टुकड़ी भेज दी। और फिर उसके बाद हैदराबाद वालों पे जब ये टुकड़ी भेजी गई और वो अत्याचार कर रहे थे, तो हैदराबाद के जो लोग थे या नवाब जो थे उस समय, वो आए भारत के पास, ठीक है। उन्होंने कहा भाई आप हमारी मदद कर दो, पाकिस्तान हमें ऐसे टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, इस हिसाब से हमें मतलब यानी कि तंग कर रहा है। तो फिर भारत सरकार ने अपनी कुछ सैन्य टुकड़ी और पुलिस बल भेजा और उन्हें खदेड़ भगाया और हैदराबाद को क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। अब बारी आती है जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ को क्या हुआ, जूनागढ़ पे एक राजा जो था, जूनागढ़ का जो राजा था, उसने कहा भाई नहीं, मेरी जनता तो मुझसे बहुत खुश है, ठीक है, वो नहीं चाहते भारत में शामिल होना, या वो मुझे यहां से नहीं हटाना चाहते। तो ठीक है, भारत सरकार ने क्या कहा, भाई ठीक है अगर ऐसी बात है तो ऐसा करते, वोट करवा लेते हैं, देखते हैं कौन तुम्हें चाहता है, अगर मान लो ज्यादा वोट भारत में शामिल होने की तो भारत में शामिल, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना राज करो। उन्होंने, उस राजा ने कहा ठीक है भाई। जब ऐसी बात हुई तो फिर वोटिंग हुई, और वोटिंग हुई ना, तो जो जूनागढ़ का राजा था, उस राजा की फैमिली ने ही सिर्फ राजा को वोट किया और किसी ने उसका नाम ही नहीं लिया। तो इस हिसाब से बेचारा मुंह छुपा के वहां से भाग बैठा, ठीक है। जब वहां से भाग गया तो फिर जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। अब बच गया आपका तीसरा, कश्मीर।
तो कश्मीर को भी लास्ट में एक विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार तीनों राज्य जो है भारत में शामिल हो गए और टोटल वही 552 हमारी देसी रियासतें हो गई। ठीक है, तो मैंने बताया ना 4 भागों में बांटा गया। इसके बाद तो भाग कै, भाग ख, भाग ग और भाग घ। तो भाग कै में तो ये असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। ख में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और विंध्य प्रदेश। और ग में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, और उसके बाद अब आपका लास्ट जो घ में बच गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सब शामिल थे। ठीक है, तो इस हिसाब से इनको कैटेगराइज कर दिया गया। उसके बाद देसी रियासतों का जो शेष भारत में जब एकीकरण हुआ था तो वो बात करी जा रही थी, एक अस्थायी व्यवस्था थी। मतलब एक तो हो गए थे, मिल गए थे, लेकिन वो परमानेंटली नहीं था। अब उनमें एक आवाज उठने लगी कि भाई नहीं, हमें तो भाषा के आधार पर हमें अलग कर दो, हमारा नया राज्य बना दो। ठीक है, और ज्यादातर वो आवाज जो थी कहां से, दक्षिण से उठ रही थी। ठीक है, दक्षिण भारत से कह सकते हो। तो उसी आधार पर फिर क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसके लिए क्या किया, जो संविधान सभा के अध्यक्ष उस समय हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये तो पता ही है। तो उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के जो छुट्टी पर जज साहब थे, जो न्यायाधीश जो छुट्टी पर थे, एस के धर, उनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति कर दी, 4 सदस्यीय आयोग बनाया। और उस आयोग ने क्या किया, जो भाषा के आधार पर जो लोग कह रहे थे राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, उसका विरोध किया। ठीक है, और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का इसने मतलब समर्थन किया। तो जब ये जो आपका आयोग था, इसके लिए हुआ कि इस आयोग का विरोध होने लगा, और जब विरोध होने लगा तो फिर दोबारा एक आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, धर आयोग आप कह सकते हो, उस धर आयोग की स्थापना की गई। और उसके बाद जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया ने उन्होंने जेवीपी समिति, इस समिति को जेवीपी समिति को भी कहा जाता है, और इसने क्या किया, साफ साफ भाषाई आधार पर जो राज्य के पुनर्गठन की मांग थी ना, उसे मना कर दिया कि आगे भाई नहीं, नहीं होगा ऐसा, उसे खारिज कर दिया। और फिर जब खारिज कर दिया तो हुआ क्या भाई, एक आपका खारिज करने के बाद ही 56 दिन के, मतलब नहीं कि लगभग जो क्या नाम है उनका, हाँ ये लिख तो रखा है, रामुल्लू, रामुल्लू ये कांग्रेसी नेता थे। ठीक है, ठीक है, पोट्टी श्री रामुल्लू, इनके नेतृत्व में ना एक आंदोलन शुरू हो गया, अनशन आंदोलन। ठीक है, और 56 दिन के अनशन आंदोलन पर, आमरण अनशन आंदोलन पर बैठ गए, और इस जिसके कारण वो विरोध कर रहे थे कि नहीं भाई, राज्य को निर्माण जो है भाषा के आधार पर होना चाहिए। और ये अनशन पर बेचारे बैठे बैठे स्वर्ग सिधार गए, भगवान को प्यारे हो गए और वहां पे नए राज्य बना लिया। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, 15 दिसंबर 1952 को इन बेचारे भाई साहब की रामुल्लू की मृत्यु हो गई। ठीक है, और जब मृत्यु हो गई तो फिर उसके बाद अब हुआ क्या भाई, रामुल्लू की मृत्यु के बाद नेहरू जी को तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा कर दी, क्योंकि वो मजबूर हो गए। ठीक है, क्या करें, उन्हें भी अपनी सत्ता बचानी थी, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, और राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाले ये पहले राज्य था। ठीक है, पहला राज्य याद रखना, अगर कोई पूछे ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है, मतलब भाषा के आधार पर कौन सा राज्य पहला गठित हुआ, तो कौन सा है वो, आंध्र प्रदेश राज्य। और देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता जो हुई थी, मतलब यानी कि जो उसके बाद उनकी जांच के लिए जब भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया, तो फिर एक अलग से आयोग की स्थापना की गई, भाई ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए एक आयोग बना दिया, और उस आयोग को फजल अली आयोग कहा गया। ठीक है, उसकी अध्यक्षता जो थी, एक तो फजल अली साहब खुद थे, इन्होंने की थी, और 2 अन्य मेंबर, एक कुंजरू साहब और के एम पणिक्कर जी, ये 2 जने और थे। तो इन्होंने क्या किया, अधिनियम 1900 जुलाई 1956 में, सॉरी, एक अधिनियम पास किया पुनर्गठन का, और जिसके द्वारा भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थापित हो गए। ठीक है,
और उसके बाद नवंबर 1954 में ही फ्रांस की सरकार ने क्या किया, जो भी बस्तियां थी पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल, उन्हें किसे दे दिया, भारत को दे दिया। और 28 मई 1956 को इसी संबंध में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ और सभी को मिलाकर क्या बना दिया गया, देखो पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को मिलाकर क्या बना दिया, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। उसी के बाद 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई और फिर उस पर भी कब्जा कर लिया गया, उन पर आक्रमण करके। और 12वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, गोवा को, दमन को और द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके एक अभिन्न अंग बना दिया। ठीक है। और 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती भाषियों के बीच जब संघर्ष हो रहा था तो बंबई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बना दिए गए। ठीक है ना। तो इसके बाद हुआ क्या, नागा आंदोलन चल रहा था असम में। तो नागा आंदोलन से क्या हुआ, असम को विभाजित कर दिया और 1 दिसंबर 1063 कैसे आ गया, 1963 को नागालैंड को अलग कर दिया गया। ठीक है। और फिर 1 नवंबर 1966 को पंजाब को विभाजित कर दिया, पंजाबी भाषा के आधार पर और हरियाणवी भाषा के आधार पर दो राज्य बना दिए, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। और 25 नवंबर 1971 को 1971 को हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य बना दिया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य बना दिया। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया। 30 मई 1987 को गोवा को 25वां दर्जा और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, 15 नवंबर को झारखंड 28 राज्य और 2 जून को 2014 को तेलंगाना बना भारत का 29वां राज्य। ठीक है। इस हिसाब से अलग अलग राज्यों की स्थापना हुई, उनके केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल से देख लिया। ठीक है। तो यहां पर जो है हमारा चैप्टर फिनिश होता है। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, 4 अनुच्छेद थे, 4 आर्टिकल्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा भी और उनके बिहाफ पर क्या हुआ, ठीक है, और किन किन राज्यों का गठन हुआ और कब हुआ, वो सारी चीजें हमने देखी। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और शेयर करने के बाद इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। क्यों, अगर आप बेल बटन पर क्लिक करना भूल जाते हैं तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी, जिससे आप पीछे रह जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, ठीक है, इसके वीडियोस या फिर पीडीएफ की डिटेल भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हर वीक में इसका भी एक वीकली टेस्ट सीरीज रखा जाता है, जितना भी लेक्चर करवाया जाता है उसी के बिहाफ पर एक टेस्ट होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल के द्वारा इन सभी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।